लेकिन उसकी तरफ से किसी शरारत की इब्तिदा की सूरत में भरपूर मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार था। सुबह हम दोनों देर से सोकर उठे। मैं वीरा से पहले बेदार होकर होटल की तरफ से फराहम किए जाने वाले डेली टेलीग्राफ में अपने काम की खबरें पढ़ चुका था। किसी टैक्सी ड्राइवर ने दोहरे कत्ल के सिलसिले में पुलिस से रजू नहीं किया था। गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी जिस्मानी ज्यादती का जिक्र नहीं था। इसकी मौत दिल में लगने वाली अकलौती गोली से वाक़ हुई थी, जबकि जेम्स पंडित की रिपोर्ट भी ऐसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके दिल की बजाय भेजे में गोली आर पार निकल गई थी। मास्टर रॉबर्ट होटल के करीब से पकड़े जाने वालों की भारतीय कौमियत को अखबार ने खूब उछाला था और यह सवाल उठाया था कि वो दोनों आखिर गीता के हम वतन ही क्यों थे। इन दोनों के बयानात को सीगाए राज में रखा गया था, लेकिन इन पर फर्द जुर्म बहुत वाज़े थी। इन्होंने मुसल्ला होकर लंदन पहुंचने वाले 2 एशियाइयों का पीछा करके उन्हें हरासा किया था और स्पेशल स्क्वाड की बरवक्त मुदाखलत की वजह से किसी बड़ी मुजरिमाना कार्रवाई को पाया तकमील तक पहुंचाने में नाकाम रहे थे। अखबार में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि इनका ताल्लुक इंडियन हाई कमीशन से था, ना ही उनके बारे में हाई कमीशन ने कोई बयान जारी करने की जरूरत महसूस की थी। वो अखबार वालों की बेखबरी थी, मगर मुझे बदरी की वजह से अंदर की कई बातें मालूम हो चुकी थी। मेरे लिए ये समझना दुश्वार नहीं था कि दोहरे कत्ल की वारदात के बाद अपना दामन साफ रखने के लिए इंडियन सीक्रेट मिशन के मकामी सरबराह ने अपने आदमियों के बजाय लंदन में आबाद भारतीयों में से 2 आदमियों को चुनकर बद्री और रमेश की निगरानी पर लगाया था, ताकि इनकी गिरफ्त में आने की सूरत में हाई कमीशन पर हर्फगिरी न की जा सके। 4 होने के बाद वीरा भी अखबार ले बैठी। मैंने साइड टेबल पर मौजूद सर्विस कार्ड उठाकर देखा तो किराए में शामिल नाश्ते की फराहमी का वक्त 10 बजे खत्म हो चुका था। मैंने उसी कार्ड से नंबर देखकर इंटरकॉम पर रूम सर्विस को कमरे में नाश्ता भेजने की हदायत दे दी। मुकर्रर औकात के बाद 12 बजे तक मेहमानों को कीमत लेकर उनके कमरों में नाश्ता फराहम किया जाता था। मालूम होता है कि लंदन के अखबारी नामानिगारों पर काहली छाई हुई है, वरना पकड़े जाने वालों के बयानात सामने आने से बहुत सी बातें साफ हो सकती हैं। वीरा ने अखबार एक तरफ फेंक कर अंगड़ाई लेते हुए कहा, अखबार वाले अहम वारदातों में पुलिस वालों से कुछ न कुछ उगलवा ही लेते हैं। हो सकता है कि इनकी नजरों में यह वारदात अहम न रही हो। मैंने कहा, गीता और जेम्स के कत्ल के अगले रोज इन दोनों की गिरफ्तारी को कौन गैर अहम कह सकता है। जाहिरी रवादारी के बावजूद इंग्लैंड में बला का नस्ली तासुब पाया जाता है। अंग्रेज सदियों की मुसाबकत की वजह से फ्रांसीसियों से चिढ़ते हैं। बरतानवी जजीरे पर शुमाल और जनूब के तासुबात की कहानियां आम है। फिर ये दोनों तो एशियाइयों के मामलात हैं, ये कैसे अहम हो सकते हैं। नाश्ता कर लो फिर बात होगी। खाली मैदे में ऐसे ही फासिद ख्यालात हैं। वीरा ने हंस कर कहा, आज शायद हमारा सारा दिन इसी कमरे में गुजर जाएगा। बदन को यूं जंक लगाना मेरे बस से बाहर है। नाश्ते के बाद मैं बाहर निकल जाऊंगा। कहाँ जाओगे? वीरा ने पुरइश्तियाक लहजे में सवाल किया। लंदन बहुत बड़ा शहर है, कहीं भी निकल जाऊंगा। दरअसल मैंने इस शहर को आज तक एक सियाह की नजरों से नहीं देखा। फुर्सत है तो यही काम कर डालूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे मोमी मुजस्मों का अजायब घर देखने का बहुत शौक है। बेकर स्ट्रीट तक तुम अकेली भी जा सकती हो। हम दोनों का यहाँ तक साथ ही ठीक है। बाहर हमारा एक साथ रहना किसी भी वक्त रंग दिखा सकता है। फिर मैं पहले मास्टर रॉबर्ट से अपना सामान लाऊंगी, इसके बाद कुछ सोचा जाएगा। इसी वक्त वेटर नाश्ता ले आया। इसमें बस वही अशिया शामिल थी जो मैंने अपने ऑर्डर में नोट कराई थी। हम दोनों खामोशी से अपनी अपनी पसंद की चीजों से इंसाफ करने में मसरूफ हो गए। नाश्ते के बाद वीरा कसलमंदाना अंदाज में बिस्तर पर दराज होगी। मैं लिबास तब्दील किया और तैयार होकर होटल से निकल खड़ा हुआ। कमरा छोड़ते हुए मैं साउथ हॉल के इलाके का एक चक्कर लगाने का फैसला कर चुका था। होटल एक्सफोर्ड सर्कस और बॉन्ड स्ट्रीट के ट्यूब स्टेशनों का फासला तकरीबन बराबर ही था। मैं बॉन्ड स्ट्रीट की तरफ हो लिया। खिरामा इस तरफ जाते हुए मेरा ज़हन मुसलसल ताज़ा तरीन फैसले पर काम करता रहा। मेरे लिए इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ एक ही खतरा पनाह था कि इंडियन हाई कमीशन का सिरिन नवासन भी साउथ आल ही में रहता था और रमेश अग्रवाल भी इसी के घर ठहरा हुआ था। रमेश लंदन में कहीं भी आमना सामना होना मेरे खेल को बिगाड़ सकता था। साउथ हाल के इलाके में यह इम्कान सबसे ज्यादा था। ट्यूब स्टेशन पर पहुंचने तक मैं अपना इरादा बदल चुका था। रमेश और बद्री पिछली रात ही लंदन पहुंचे थे। गालिब इम्कान यही था कि घर में देर तक सोने के बाद वो कुर्बो जवार के बाजार का जायजा लेने के लिए बाहर निकलेंगे। ऐसे में मेरा वहां मौजूद होना खतरनाक था। ट्रैवल कार्ड लेकर मैं बॉन्ड स्ट्रीट से बेकर स्ट्रीट ट्यूब स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। इस रूट पर ट्रेन में मुसाफिरों का खासा हजूम था। बेकर स्ट्रीट की जमीन 2 सीढ़ियों से निकलने वाले रेले में शामिल होकर मैं बाहर आया तो मादाम तसाऊ के अजायब घर और प्लानेटोरियम का
गुंबद दूर ही से नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीरा से पहले ही लंदन के इस हैरत गधे की सैर कर लूं। मैं सिगरेट की कश लगाता हुआ करीब पहुंचा तो टिकट घर के सामने तमाशाइयों की एक लंबी कतार नजर आई जो बहुत धीरे धीरे आगे सरक रही थी। कतार के आखिरी सिरे पर लगकर मैंने हिसाब लगाया कि टिकट के हसूल के लिए मोमी अजायब घर की सैर और सैरगाह में फलकियाती नज़ारों के लिए कम अज कम 4 घंटे की मुद्दत जरूर दरकार थी। इसका मतलब था कि मेरा वो दिन इसी एक मकाम की नजर हो जाता और वहां से निमटने के बाद जब मैं बद्रीनाथ को फोन करता तो हर बात अगले दिन के लिए टालनी पड़ जाती। मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि मेरे पीछे भी 85 बच्चों, बड़ों, मर्दों और औरतों की कतार लग चुकी थी। एक मशहूर तफरी गाह की कतार से अचानक निकल भागना मुझे अच्छा न लगा। इस बदजोकी से बचते हुए मैंने कोई अहम बात याद आने की अदाकारी की और कतार से निकलकर उस तरफ हो लिया जहां अजायब घर के साथ ही फोटोग्राफर की दुकान थी। उस दुकान के फोटोग्राफर अजायब घर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतखब और बाहैसियत नजर आने वाले खैर मुल्की जोड़ों की मुफ्त तस्वीर बनाकर उन्हें एक नंबर दे देते हैं। शहर से फारिग होकर ऐसे जोड़े काउंटर पर जाएं तो वहां उनकी धुली धुलाई तस्वीर मौजूद होती हैं। तस्वीर पसंद आए तो पाउंड देकर खरीद लें, ना पसंद हो तो कुछ नहीं देना, दुकानदार तस्वीर जाया कर देगा। इस वक्त मैं अंदर गया था, ना मैंने तस्वीर बनवाई थी। मैं उधर से गुजर कर आगे निकलता चला गया। इस मोमी अजायब घर से थोड़े फासले पर मशहूर रिजेंट्स पार्क वाक़ है जिसमें लंदन का चिड़ियाघर वाक़ है। इसी पार्क के एक सिरे पर जामे मस्जिद बनी हुई है जहाँ 5 वक्ता नमाजों के साथ सारा दिन तबलीग और तरबियत का सिलसिला भी जारी रहता है। मैं पार्क से गुजरने वाली सड़कों से दूर एक सरसब्ज किथे पर जाकर बैठ गया। होटल के बंद कमरे के मुकाबले में इस पार्क की खुनक फिजा मुझे बहुत भली मालूम हो रही थी। काफी देर तक वहां सस्ताने के बाद बेकारी और खालीपन का एहसास मुझे सताने लगा। कुदरत ने आसमान से बूंदें टपकाकर मेरे इस एहसास की तायद की और मैं दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वो बूंदें फवार के मुकाबले में काफी तेज थीं। मैंने फौरन ही अपनी महंगी बरसाती पहनी, टोपी सर पर मुंड कर उसे कॉलर से जोड़ा और फिर एक तरफ चल दिया। करीब तरीन सड़क पर पहली बस नजर आते ही मैं इसमें सवार हुआ और ड्राइवर को ट्रेवल कार्ड दिखाकर अंदर बैठ गया। वो बस कुछ नामानूस रास्तों से गुजरने के बाद यूं ही मार्बल आर्च के नजदीक ठहरी। मैंने बस में तय किया और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट अबूर करके होटल की तरफ हो लिया। होटल के बोर्ड पर कमरे की चाबी मौजूद थी। इसका मतलब था कि वीरा बाहर जा चुकी थी। मैंने क्लर्क से चाबी तलब की तो उसने मेरा नाम पूछा। दराज में झांक कर नाम की तस्दीक की और चाबी मेरे हवाले कर दी। अपने आरामदेह कमरे में पहुंचकर मैंने बरसाती और गैर जरूरी कपड़ों से निजात हासिल की और फ्रिज में से बियर का एक डिब्बा निकालकर टेलीविजन ऑन कर दिया। हर चैनल मसरूफ था मगर कहीं से भी मेरी दिलचस्पी का कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा था। मैंने बीबीसी लगाकर आवाज बंद कर दी और फिर फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। चंद सानियों बाद मैंने श्रीनिवासन के घर का नंबर मिलाया। एक के बाद दूसरी घंटी बजी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर मैं अपनी जगह सुन होकर रह गया। वो रमेश अग्रवाल की आवाज थी जिसे मैं हजारों के शोर में भी शनाख्त कर सकता था। मेरे दिल में आई कि मुंह से एक लफ्ज भी निकाले बगैर फोन बंद कर दूं, मगर इस तरह वो शकूक शुबहात में मुब्तला होकर कुछ भी सोच सकता था। मैंने लम्हा भर में फैसला कर लिया कि उससे आवाज बदल कर बात करूंगा। उसने रिसीवर उठाकर अपना नाम बताने के बजाय महज हेलो कहा था। मैंने बदली हुई आवाज में कहा, मैं गुरनाम बोल रहा हूँ, जरा बद्रीनाथ को फोन पर बुला दो। तुम कौन हो? मेरे कानों में उसकी सर्द आवाज से तैर गई। मैंने कहा ना कि मैं गुरनाम बोल रहा हूँ, क्या तुम कुछ ऊंचा सुनते हो? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि बदरी से तुम्हारा क्या ताल्लुक या संबंध है? उसने अपना मुद्दा वाज़ेह किया। क्या इससे बात करने से पहले ये सब बताना जरूरी है? मैंने खफकी से पूछा। हरगिज़ नहीं, बात सिर्फ उतनी सी है कि वो मौजूद नहीं, तुम पैगाम दे दो, फिर श्रीनिवासन को बुला दो। मैंने उसकी आखिरी फिक्र को नजरअंदाज कर दिया। श्रीनिवासन और उसकी बीवी काम पर हैं, बच्चे स्कूल से नहीं लौटे, बदरी बाहर बाजार तक गया हुआ है। इस वक्त मैं सिर्फ घर में अकेला हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसकी बात काट कर पूछा। रमेश अग्रवाल, उसने जवाब दिया। मैं बदरी का दोस्त हूँ, मुझे मालूम है कि कल शाम भी तुमने उससे बात की थी। तुम पूरे एतमाद से अपना पैगाम दे सकते हो, वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। पिछले दिन की गुफ्तगू का हवाला देकर उसने बहुत मकारी के साथ मुझे अपने एतमाद में लेने की कोशिश की थी। मैंने जवाब देने के बजाय एक और सवाल कर डाला, वो कितनी देर में आएगा? 10-15 मिनट में। उसे गए हुए काफी देर हो चुकी है, तुम डरो नहीं, अपनी बात मुझसे क्या डालो। बदरी की हर बात मेरे इल्म में रहती है, वो मुझे शीशे में उतारने की कोशिश करता रहा। वो आए तो उसे बता देना कि मैंने उसके लिए फोन किया था। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। गैर मुतवक्का तौर पर उससे बात करते हुए मुझे इस मौसम में भी हल्का सा पसीना आ गया था। वो मेरी आवाज जरा भी पहचान लेता तो खेल बिगड़ जाता।
अपना असाबी तनाव दूर करने के लिए मैंने बियर का एक घूंट लेकर सिगरेट सुलगा ली। अगली कॉल मैंने आधे घंटे बाद की। इस बार रिसीवर बद्रीनाथ ही ने उठाया था। ये मेरी दूसरी कॉल है, तुम कहाँ गए हुए थे? मैंने पूछा। ताक्कुब का अंदाजा लगाने के लिए सुबह से चौथी बार बाहर निकला था। रमेश ने मुझे तुम्हारे फोन के बारे में बता दिया था। उसे तजस्सुस है कि तुम रोज क्यों फोन कर रहे हो। क्या बात है, इस वक्त तुम बहुत खुलकर गुफ्तगू कर रहे हो। हाँ, मेरे आने के बाद रमेश बाहर गया। इस वक्त मैं घर में अकेला हूँ। ओह, लेकिन तुम बारी बारी बाहर क्यों जा रहे हो? मैंने सवाल किया। हम दोनों पर अलग अलग आदमी लगाए गए थे। एक साथ जाकर अंदाजा ही नहीं हो सकता था कि हम दोनों में से किसका पीछा किया जा रहा है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला है। हम दोनों का छुप कर पीछा किया जा रहा था, मगर वो लोग अनाड़ी मालूम होते हैं, हमारी नजरों से नहीं बच सके। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मुझे तशवीश होने लगी है। पूरा यकीन होते ही मैंने दफ्तर में श्रीनिवासन से शिकायत की थी। उसने फिर वही मुहाफिज वाली बात दोहराई जो उसे किसी बड़े ने बताई थी। मैंने साफ कह दिया कि हिफाजत करने वाले चोरों की तरह छुप कर पीछा नहीं करते, साई की तरह हर वक्त करीब रहने की कोशिश करते हैं। उसने सिक्योरिटी चीफ और दूसरों से बात करने के बाद बताया कि हमारी खफगी की वजह से मुहाफिजों को वापस बुलाया जा रहा है। अब हमें खुद ही अपनी हिफाजत करनी होगी, कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। फिर क्या नतीजा निकला? इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैंने पूछा। यकीन दहानी के 1 घंटे बाद भी हमारा पीछा होता रहा, लेकिन तीसरे और चौथे चक्कर में मैं किसी को नहीं देख सका। फिर भी मैं वसूख से कह नहीं सकता। यह मुमकिन है कि उन्होंने हमें तसल्ली देकर आदमी बदल दिए हों और नए आदमी अपने काम से खूब वाकिफ हों। जब तक ताक्कुब की तलवार सर पर लटकी रहेगी तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मैं ये सब समझ रहा हूँ। मैंने श्रीनिवासन को बता दिया है कि अब कोई पीछा करता हुआ नजर आया तो मैं उसे मार बैठूंगा। उसने मुझे खुली छूट दे दी है। हमारे और दूसरों के दरमियान राब्ते की सारी जिम्मेदारी वही अंजाम दे रहा है। एक आध रोज में ही सही पोजीशन सामने आ सकेगी। तुम तो कह रहे थे कि श्रीनिवासन तुम्हारा दोस्त है, फिर अब राब्ता अफसर कैसे हो गया? हम सब एक दूसरे के पुराने साथी और दोस्त हैं, मगर अब सब कुछ बदला हुआ है। कोई खुलकर बात करने पर हम आता नहीं है। हर शख्स मुझे टटोलने की कोशिश कर रहा है। कई बार मुझे श्रीनिवासन की गोलमोल और बेसरोपा बातों पर गुस्सा भी आ चुका है। और रमेश का क्या हाल है? मैंने रसानिया से पूछा। बज़ाहिर ठीक है, मगर मैंने अंदाजा लगा लिया है कि वो चुपके चुपके दूसरों को मेरी तरफ से बदजन कर रहा है। अब उसे ढील देना खतरनाक साबित होगा। तुम अपना काम कर डालो, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तुमने अपने इस फैसले के नताज पर गौर जरूर कर लिया होगा। मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि अमेरिका की बजाय मुझे इंडिया भेज दिया जाएगा। ज़हनी अजियत के आलम में सिसकते रहने और बेमौत मारे जाने से बेहतर है कि मैं लौट जाऊं। इसका मतलब है कि निक मोडले अपने हरबों से तुम्हारे अज़ाब तोड़ने में कामयाब हो गया है। निक मोडले की मुझे जरा भी परवाह नहीं है। सारा डर आस्तीन के सांप का है। पता नहीं ये कब डस ले। वो मेरा निक से बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। और तुम लंदन में कब तक रोके रहोगे? मैंने एक गहरा सांस लेकर पूछा। इस वक्त मुझे बद्रीनाथ पर तरस आ रहा था। वो परदेश में फंसा हुआ ऐसा बेयारो मददगार शख्स था जिससे उसके पुराने दोस्तों ने आंखें फेर ली थी और करीब तरीन साथी भी तका देने पर तुल गया था। कुछ पता नहीं, कराची न्यूयॉर्क से इशारा मिलने तक मैं यहीं पड़ा रहूंगा। तुम कल के मुकाबले में इस वक्त ज्यादा दिल बर्दाश्ता मालूम हो रहे हो। कल मैं बेला और श्रीनिवासन के सिवा किसी से नहीं मिला था। आज कई पुराने साथियों से बात कर चुका हूं और इन सब ने मुझे मायूस किया है। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। हौसला हारने के बजाय इन हालात का मुकाबला करो। तुम देखोगे कि रमेश के हटने के बाद इन हालात में कोई ना कोई बड़ी तब्दीली आएगी। मैं इस काम को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश करूंगा। मालूम हो रहा है कि तुम्हारे ज़हन में कोई तजवीज़ जन्म ले चुकी है। वो खुश होकर बोला, ऐसा नहीं है, मगर कोई राह निकल ही आएगी। मैंने उसे यकीन दिलाया। मुझे रिसीवर पर बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी और बद्री बोला, शायद रमेश लौट आया। बस मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, उसे ना बताना कि मैंने दोबारा फ़ोन किया था। ये कहकर मैंने फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इस वक्त बद्रीनाथ ज़हनी तौर पर इतना मुंतशिर और परेशान था कि उसने मुझसे पते या फ़ोन नंबर के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो इंडियन सीक्रेट सर्विस का एक पुराना वफादार था। शायद इस इंकिशाफ ने उसको अंदर तक से मजरूह कर दिया था कि उम्र के इस मरहले पर उसकी वफादारियों को मशकूक समझकर उसकी निगरानी कराई जा रही थी। उसका ज़हन में यह बात मैंने ही बिठाई थी। अगर मैं इस पर यह हरबा इस्तेमाल न करता तो वो निगरानी को हिफाजत समझकर इत्मीनान से लंदन में रोटियां तोड़ता रहता और एक दिन अपने साथ मुझे ले डूबता। मैंने सोच लिया था कि मैदान साफ होने के बाद जब इससे मिल बैठने का मौका मिलेगा तो इसका खोया हुआ एतमाद तेजी से बहाल होता चला जाएगा। इस उधेड़ बुन में एक नए खतरे ने मेरे जहन में सर उबारा। पहले बद्रीनाथ ने श्रीनिवासन को अपना दोस्त कहा था, लेकिन अब वो इसके घर में रहते हुए भी इसके तर्ज अमल से मुतमईन नहीं था और रवायती राब्ता अफसर करार दे रहा था। अगर वह श्रीनिवासन की हमदर्दियों से भी महरूम हो चुका था तो फिर वो डूबने वाला ही था। श्रीनिवासन को मालूम था कि उसके लिए किसी गुरनाम ने फोन किया था। यह बात रमेश के इल्म में भी थी। जाहिर है कि बद्री ने इन दोनों को यहाँ यही बताया होगा कि गुरनाम इसका कोई पुराना दोस्त है।
मगर वहां ये बात शुबे में डाल देती कि ऐसा कौन सा करीबी दोस्त है जो लंदन में रहते हुए भी बस फोन ही पर बातें करता है, लेकिन जाती तौर पर इससे मिलने नहीं आया। मैंने अंदाजा लगाया कि मायूसी के आलम में बद्री हर एक को गलत समझ आए। रमेश उसकी राह का इकलौता पत्थर था जो सारी दुश्वारियां पैदा कर रहा था। वो रास्ते से हटा दिया जाता तो इन लोगों में बद्री के सिवा कोई मुझे नहीं जानता था। मैं गुरनाम या कोई भी फर्जी नाम इख्तियार करके आजादी से बद्री से मिलजुल सकता था। ये बाहिमी मेल जोल ही बद्री को मायूसी से निकालकर उसके मकाम पर बहाल कर सकता था। बद्रीनाथ की रजामंदी मिल जाने के बाद रमेश का जल्द अज जल्द मार दिया जाना जरूरी हो गया था। लंदन पहुंचने के बाद बद्री जिन ज़हनी सदमात से दो चार हुआ था, इनके पेश नज़र यह खतरा भी मौजूद था कि वो किसी वक्त अपने फैसले पर नजर सानी करके इसे जिंदा छोड़ने का इरादा कर ले और बाद में उम्र भर अपनी संगीन गलती पर काफी अफसोस मलता रहे। वो सूरत मेरे लिए बहुत तकलीफ देह साबित हो सकती थी। इधर से मेरे ख्यालात की रूह अचानक सलीम अकबर खान की तरफ बह गई। उसे कुछ ही देर बाद कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतर जाना था। सलीम अकबर के साथ जब मुझे अव्वल खान का ख्याल आया तो मैं हड़बड़ा गया। कराची वालों के पास मास्टर रॉबर्ट और रॉयल होटल के फोन नंबर थे। किसी भी जरूरत के लिए वो हम दोनों को इन्हीं नंबरों पर तलाश करते रहते, जबकि अमलन वो दोनों होटल छोड़ चुके थे। मैंने फौरन ही कराची फोन करके इरादे से रिसीवर उठाया, मगर नंबर घुमाने से पहले ही मुझे ऑपरेटर का ध्यान आ गया। इंटरकॉम पर मैंने उसे मुतल्ला किया कि मैं कमरे की बुकिंग के साथ ही 200 पाउंड जमा करा चुका हूँ और इस वक्त कराची फोन करने जा रहा हूँ। काल तवील होने की सूरत में भी इसे मुदाखलत की जरूरत नहीं थी। फोन का बिल मैं फौरी तौर पर अदा कर दूंगा। बात की किसी शिकायत के मुकाबले में वो पेश की वजाहत मेरी नजरों में ज्यादा बेहतर थी। फोन मिलने पर पहले सुल्तान शाह से बात हुई, मगर दुआ सलाम के बाद ही अव्वल खान लाइन पर आ गया। तुम कहाँ गायब हो? कराची में किसी को तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं होता। दुआ सलाम के बाद मैंने उससे शिकवा किया। गनीमत है कि आज फोन पर तुम्हारी आवाज सुनने को मिली है। मदन मोहन का रैकेट बहुत बड़ा और खतरनाक था। अगर उसे थोड़ी सी और मोहलत मिल जाती तो पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाता कि हमरा सलमेंडा और दूसरों को भूल जाते। मैं दिन रात उसी साजिश के मोहरों के पीछे लगा हुआ था। 2 आदमियों पर इस्लामाबाद की इजाजत के बाद ही खाट डाला जा सका है। वापस आओगे तो इन लोगों के करतूतों की तफसील जानकर तुम हैरान रह जाओगे। शायद अब तुम इस किस्से से निमट गए हो, इसीलिए सुल्तान शाह के पास मौजूद हो। नहीं, कल से ये बेचारा बिल्कुल अकेला है। मैं इसका दिल बहलाने के लिए यहाँ आ गया था। गजाला कल ही मेरी बीवी से मिलकर वापस आ रही थी, लेकिन इस भली औरत ने गजाला को जबरदस्ती 2-4 दिन के लिए अपने पास रोक लिया है। वो जानती है कि शौहर के चले जाने के बाद बीवी पर क्या गुजरती है। वो गजाला को अपने पास मसरूफ रखकर बहला रही है। तुम चाहो तो मेरे घर फोन करके उससे बात कर सकते हो। गजाला की खबरगिरी पर मेरी तरफ से भाभी का शुक्रिया अदा कर देना। मैंने कल उसे दिल से कहा, उसे ऐसी ही देखभाल की जरूरत है। ये बताओ कि तुमने इस वक्त कैसे फोन किया है? अव्वल खान ने पूछा। आम तरीन बात यह है कि हम दोनों ने होटल छोड़ दिए हैं और अब एक नए होटल में आ गए हैं। जल्दी से इसका नंबर वगैरह लिख लो। ये कहकर मैंने नंबर तुरा दिया। यानी अब तुम दोनों एक साथ रहोगे। अव्वल खान के लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसे मैं महसूस किए बगैर नहीं रह सका। वो कह रहा था, तुम खुद समझदार हो, मैं इस बारे में उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। गजाला ने तुम पर एतमाद करके तुम्हारे शानों पर भारी जिम्मेदारी डालती है। मैं अपनी मजबूरियों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता हूँ, तुम इससे बेफिक्र हो। दूसरी तरह यह है कि वो दोनों कल आ गए। मैं बदरी से राब्ते में हूँ। एक आध रोज में वो अकेला ही रह जाएगा। दूसरे के बारे में फैसला कर लिया गया है। असलम जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो। इसकी तादीबी आवाज सुनाई दी। इतनी तेज रफ्तारी अच्छी नहीं होती। अभी तो पिछला किस्सा भी जोरों शोर से चल रहा होगा। चल रहा है, मगर खतरात मोहूम है, इसलिए हम दोनों मिल बैठे हैं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खतरात से महफूज रहो। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। तीसरी खबर, सलीम आज 8 बजे यहाँ से निकल गया। अब वो तुम्हारा मामला है। मेरे आदमी हर लम्हे उसे निगाहों में रखेंगे। उसे उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा जाएगा जब वो अपनी तिजोरी में से ममनू कागजात और उनकी नकलें निकाल रहा होगा। उम्मीद की किरण पैदा होते ही उसके हौसले फिर बुलंद हो चुके हैं। ख्याल रखना कि कहीं वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर न निकल जाए। मैंने उस पर खासी मेहनत की है। अव्वल खान की बेसाख्ता हंसी की आवाज आई। फिर उसने कहा, मुझे मालूम है कि तहवील मुजरिमीन के बैनुल-अक़वामी मुआहदों या फिर किसी जवाबी मुजरिमाना कार्रवाई के बगैर किसी को वापस लाना कितना दुश्वार होता है। जब तक वो इस मुल्क में है मुझसे नहीं बच सकेगा। ये बताओ कि अब तुम लंदन में कब तक जमे रहोगे? वो कल ही यहाँ पहुंचा है और आते ही बुरी तरह उलझ गया है। फिलहाल आगे रवानगी का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा। 1-2 रोज में गर्द बैठेगी तो कुछ पता चलेगा। कराची के बारे में वो क्या कहता है? अव्वल खान का लहजा मुतजस्सिस हो गया। इससे अभी तक सिर्फ फोन पर बात हुई है और उसने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। सिर्फ इतना कहा है कि बिगाड़ पैदा हुआ था, मगर वो दूर रस नहीं था। तफसील इसी वक्त मालूम हो सकेगी जब उससे आमने सामने बात होगी। कोई गड़बड़ होने से पहले तुम्हें उससे मिल बैठने की कोशिश कर लेनी चाहिए। उसके कदम रखते ही गड़बड़ का आगाज हो चुका है। एयरपोर्ट से ही उनकी निगरानी शुरू हुई थी।
जिसे हिफाजत का नाम दिया गया था। मेरे होश दिलाने पर उसने एहतजाज किया तो आज दोपहर वो सिलसिला खत्म हुआ है। फिर भी वो मुतमईन नहीं है। 2-4 मरतबा बाहर निकलने के बाद उसे सही अंदाजा होगा कि इसका पीछा छोड़ दिया गया है या ज्यादा होशियारी से निगरानी का सिलसिला जारी है। इसका मतलब है कि वहां भी तुम दलदल में फंसे हुए हो। अव्वल खान की पुरतशवीश आवाज आई। जब तक निगरानी खत्म होने का यकीन नहीं हो जाता, इसके करीब जाना भी खतरनाक होगा। फिलहाल गुम गो की कैफियत में इंतजार जारी है। अंदेशों में वक्त गुजर रहा है। मैं काम के किसी आदमी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लंदन में तुम्हें कोई मदद मिल सके। पता नहीं रोजी के पुराने वाकिफकारों का रवैया अब क्या होगा। तो बहुत अहम नुक्ते पर काम कर रहे हो। हम खाली हाथ आए थे और अभी तक खाली हाथ ही हैं। मैंने ज़ुबानी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसे निहत्ता होने के बारे में बताया। एतमाद का कोई आदमी मिल जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। रोजी को अपने पुराने आदमियों से कोई तवक्का नहीं है। ऐसे कामों में हर शख्स चढ़ते सूरज की पूजा करता है। अव्वल खान ने गहरा सांस लेकर कहा, आजकल वो मातूब है, कोई उसे घास नहीं डालेगा। इसका ख्याल है कि अमेरिका में कुछ लोग आज भी सिद्ध के दिल से उसका साथ देंगे। हर उस शख्स को ताजीम देने के आदी हैं जिसका सर पर क़यादत का ताज हो। इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन वह बहुत तजर्बेकार है। उसके बाद के पीछे उसका तजर्बा बोलता है। इसी वजह से मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजने को तरजीह दी थी, पर नए सफर में तुम्हारे साथ होने का असल हक गजाला ही का था। यह बात गजाला भी जानती है, इसी वजह से उसने तुम्हारे फासले पर एहतजाज नहीं किया, पर नौ तन्हाई में मुझसे शिकायत और शिकवा जरूर करती। तुम साहिल को छोड़कर अब मझधार में निकले हो। मैं तुम्हारे हक में सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। अब जरा सुल्तान शाह से भी बात कर लो, ये बहुत बेचैन हो रहा है। रिसीवर हाथ में आते सुल्तान शाह की जुबान चल पड़ी। इस घर के दरो दीवार से अब मुझे वहशत हो रही है। तुम दोनों उधर निकल गए। गजाला अपने नए मेके में जाकर बैठ गई। चौकीदारी के लिए मैं यहाँ रह गया हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुमसे मिलूं? यहाँ तुम और ज्यादा वहशत ज़दा हो जाओगे। मैंने हंस कर जवाब दिया, मैं रोजी से ज्यादा तजर्बेकार हूँ। तुम्हारा काम बहुत हल्का हो जाएगा। वो कहा, काम पहले ही बहुत हल्का है, तुम्हारा वहां रहना जरूरी है। अभी अव्वल खान की बातों से अंदाजा हुआ कि रोजी भी तुम्हारे साथ आ गई है। इसका मतलब है कि अब वहां के हालात कुछ साजगार हो गए। हालात पहले भी साजगार ही थे, मगर हम एहतियात से काम ले रहे थे। लंदन से आने वाली अखबारी इतलात खतरनाक थी। शायद वो सब। मैंने उसकी बात दरमियान ही से काट दी। कड़े मुर्दे मत तो खेड़ो, अब आगे की बात सोचने तो। या हम खुद भी माजी को दफन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, तन्हाई और बेजारी ने इन 3-4 दिनों में मेरा दिमाग माउफ कर दिया है। गजाला थी तो उससे भी हमदर्दी के बोलों के सिवा और क्या कर सकता था। तुम्हारे जाने के बाद वो बेचारी बहुत उदास है। मैं तुम्हारा मसला समझ रहा हूँ। रोजी वहां से आ गई है तो अब तुम्हें उसकी कदर कीमत का अंदाजा हो रहा है। मैंने नया फोन नंबर अव्वल खान को लिखवा दिया है। किसी वक्त रोजी से बात कर लेना, तुम्हारे दिल की सारी भड़ास निकल जाएगी। क्या यह नेक काम इसी वक्त नहीं हो सकता? सुल्तान शाह की आवाज आज जाना होगी। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। वो मौजूद होती तो मैं खुद ही उससे तुम्हारी बात करा देता। तो क्या वो अकेली कहीं गई हुई है? ऐसे भोले ना बनो, तुम भी यूरोप की हवा खा चुके हो। यहाँ हजारों लड़कियां अकेली घूमती फिरती हैं और कोई इन्हें सींग नहीं मारता। तुम्हारी हदायत है तो मैं उससे फोन पर जरूर बात कर लूंगा। मगर मैंने एक मरतबा फिर उसका फिक्रा उचक लिया। यह हदायत नहीं, सिर्फ मशवरा था। हदायत समझ रहे हो तो इससे हरगिज बात ना करना, मैं इसे मना भी कर दूंगा। मैं तुम्हारे मशवरों को भी हदायत ही समझता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं ये कहना चाह रहा था कि बेकारी मुझे खाए जा रही है। मैं कब तक यूं ही बैठा रहूंगा? जहांगीर को चलता हुआ कारोबार खरीदने के चक्कर में था, उससे बात कर लूं। तुम्हारी मदद मिलने पर वो खुश हो जाएगा, मगर उसकी बीवी से जरा दूर ही रहना। वो गोद में सर रखकर अचानक की सींग मारने वाली गाय है। जहांगीर के साथ तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरेगा। तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजार लेने के बाद अब किसी की नौकरी करना मेरे बस से बाहर है। ये नौकरी नहीं होगी, वो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह रखेगा। दिल बहलाने के लिए तुम्हें इसे कोई भी नाम दे लो, मगर वो नौकरी होगी। उसे छोटी ना सही, जरा बड़ी और बेहतर नौकरी कह लो। ये मेरी बेजारी का कोई हल नहीं है। फिर तुम अव्वल खान के साथ थोड़ी बहुत तरबियत ले सकते हो। उसे हर वक्त काबिल एतमाद आदमियों की जरूरत रहती है। इस तरह तुम्हारे और उसके दरमियान मरासम भी बेहतर हो जाएंगे। ये बेहतरीन तजवीज़ है। वो खुश हो गया। मैं भी बात की लेता हूँ। मैं फ़ोन बंद करने का इरादा कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फ़ोन पर कहा, ज़रा होल्ड करो, शायद रोजी आ गई है। रिसीवर साइड टेबल पर रखकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वीरा सूटकेस समेत मेरे सामने मौजूद थी। मैंने उसके हाथ से सूटकेस लेकर कहा, जल्दी से फ़ोन उठाओ, सुल्तान शाह तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। वीरा ने दौड़कर रिसीवर उठा लिया और चेखने लगी। कहो उदास चूजे, तुम्हारा क्या हाल है? सूटकेस एक किनारे से रखकर मैंने वीरा को फोन पर मसरूफ छोड़ा और खुद गुसलखाने में चला गया। इस अमल में मेरी किसी जरूरत का दखल नहीं था। बस वीरा को आज़ादी और बेतकल्फी से गुफ्तगू का मौका देने के लिए मैंने कमरा छोड़ दिया था।